उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद राज्य चुनाव आयोग और जिला प्रशासन निकाय चुनाव को लेकर हरकत में। राजनीतिक दल भी जुटे अपनी अपनी तैयारियों में। सीबीआई ने संयुक्त निदेशक तिलक राज शर्मा को रंगे हाथों रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। मेडिसेफ उद्योग को कैपिटल सब्सिडी के रूप में मांगे थे 10 लाख। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला का प्रशिक्षु डॉक्टर चरु संघ धरा। पुलिस ने किया मामला दर्ज। एक हफ्ते के भीतर जिला पुलिस ने 11 मामलों में पकड़ी चरस। और नैना देवी के पास ठेका खुलने से श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत। रातों रात ठेकेदार ने इसी जगह को क्यों चुना? किसकी अनुमति से खुला ठेका? शराब के ठेके को लेकर कई सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका HV 24/7 में। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा और शुरुआत करते हैं एमसी चुनाव से। शिमला नगर निगम चुनाव को 18 जून से पहले संपन्न करवाने के प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद राज्य चुनाव आयोग और जिला प्रशासन हरकत में आ गया। जिला उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने इस बाबत संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी जारी कर दिए। चुनावी बिगुल बजते ही जहां चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार और राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, वहीं जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। शेड्यूल तो ऐसे है ना जी कि 2, 3 और 5 तारीख को नॉमिनेशन है और उसके उपरांत 8 तारीख तक हमको अपनी जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है पक्की करनी है। 16 तारीख को वोटिंग है, 17 तारीख को काउंटिंग। जिन लोगों के नाम छूट गए हैं अब उनके नाम ऐड नहीं हो सकते। कई बार मौके दिए गए थे नाम जोड़ने के लिए। 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक समय दिया गया था। हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे 30 अप्रैल और 1 मई को भी एक मौका दिया गया था। उसके बाद जब इलेक्टोरल रूल्स 5 तारीख को फाइनलाइज हुए, 5 और 9 के बीच में भी लोगों ने अपने नाम दिए। इस वक्त पे हमारे 91,000 लगभग वोटर्स हैं। 91,000 वोटर्स, पिछली बार 79,000 वोटर्स थे। तो इससे साफ स्पष्ट जाहिर बात है कि इस बार काफ़ी लोग जो एडेड नहीं थे उनको हमने ऐड किया। तो ठीक कह रहे हैं, लोगों के कुछ नाम छूट गए हैं क्योंकि काफ़ी लोग इधर थे नहीं, जो नहीं थे 2 महीने। अब तो इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, अब कोई प्रावधान नहीं है। भले ही चुनाव आयोग अब मजबूरी में चुनाव करवाने में जुट गया हो, लेकिन लोगों को मतदान में अपनी 100% भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर जागरूक करने वाले चुनाव आयोग और जिला प्रशासन पर ये दाग तो लग ही गया है कि जिनके नाम मतदाता सूची से गायब है, वे लोकतंत्र के इस महाकुंभ में चर भी मतदान नहीं कर पाएंगे। चलिए रुक कर लेते हैं बद्दी क्षेत्र का, जहां पर सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई हिमाचल उद्योग विभाग के बद्दी में तैनात संयुक्त निदेशक पर की है। संयुक्त निदेशक तिलक राज शर्मा को सीबीआई ने रंगे हाथों रिश्वत लेते चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार विभाग के संयुक्त निदेशक व एक प्राइवेट व्यक्ति जो कि बद्दी में उद्योगपति है, दोनों ने मिलकर 10 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की है। बद्दी में ही स्थित एक उद्योग मेडिसेफ फार्मा के कंसल्टेंट चंद्रशेखर ने शिकायत में बताया कि वह मशीनरी पर मिलने वाली 15% सब्सिडी राशि के लिए उनसे मिले थे। यह राशि करीब 50 लाख दे थी, लेकिन उन्होंने इसे देने की एवज में 10 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर दी। इसके बाद उन्होंने सीबीआई को इसकी जानकारी दी और जाल बिछाकर इसका पर्दाफाश किया। सीबीआई के प्रवक्ता RK गौड़ ने बातचीत में बताया कि तिलक राज शर्मा की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच चंडीगढ़ के सेक्टर 8 स्थित एक हेयर सैलून में मीटिंग फिक्स हुई थी और वहां पैसों के लेन देन की बात पूरी हो गई थी। मंगलवार सुबह 10 बजे पैसों की पहली किश्त देने की बात तय हुई। मंगलवार सुबह ही सीबीआई ने उद्योग विभाग के पदाधिकारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ लिया। गौर हो कि शिकायत के बाद सीबीआई ने शिकायतकर्ता को डिजिटल ऑडियो व वीडियो कैमरों से लैस कर दिया ताकि सारे प्रकरण की रिकॉर्डिंग की जा सके। सीबीआई ने दोनों के बीच हुई सारी वारदात को रिकॉर्ड कर रिपोर्ट तैयार कर ली। यह भी जानकारी मिल रही है कि संयुक्त निदेशक के चंडीगढ़ आवास पर भी छापेमारी हुई और कुछ सोना भी बरामद हुआ। गौरतलब है कि गिरफ्तार संयुक्त निदेशक उद्योग विभाग में काफी प्रभावशाली माने जाते हैं। कांग्रेस व भाजपा की सरकारों में अपनी तैनाती उद्योगों से जुड़े क्षेत्रों में ही करवाते रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश महाजन सभा द्वारा आगामी 11 जून को शिमला में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। शिमला में मीडिया से मुखातिब होते हुए सभा के जोनल अध्यक्ष हरिचंद गुप्ता ने कहा कि सभा द्वारा आयोजित किए जा रहे इस प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में जहां विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी, वहीं गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संस्था ने सरकार की तरह ही सभा के माध्यम से विधवा महिलाओं को पेंशन सुविधा प्रदान करने का भी फैसला लिया है, ताकि उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाने पड़े। गुप्ता ने कहा कि लंबे समय से सभा समाज सेवा के कार्यों से जुड़ी हुई है व इन कार्यों को और गति प्रदान करने के लिए सभा ने सरकार से भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध करवाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के दौरान 80 से ऊपर आयु वर्ग के वृद्धों, विधवाओं व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले युवाओं को भी इस दिन सम्मानित किया जाएगा। कि दिनांक 11 जून 2017 रविवार प्रातः 11 बजे से लेकर 3 बजे तक विशाल महाजन सम्मेलन हिमाचल प्रदेश का छोटा शिमला चौक आशियाना के साथ जो पार्किंग बनी है उसके ग्राउंड फ्लोर में आयोजित किया जा रहा है। महासम्मेलन पहली बार किया जा रहा है। इसमें सारे प्रदेश से महाजन समुदाय के लोग, परिवार लोग अधिक से अधिक संख्या में भाग लेंगे। उसमें उस दिन ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया जाएगा और बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, उनका हौसला बढ़ाया जाएगा। 80 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों को सम्मानित किया जाएगा और विधवाओं को सम्मानित किया जाएगा। और एक चीज़ और हम जो फैसला कर लिया है हमने कि हिमाचल की महाजन सभा भी विधवाओं को, गरीबों को और असहाय लोगों को पेंशन देने के लिए योजना बनाएगी। उपमंडल पत्थर की ग्राम पंचायत बड़ी धार के दुग गांव में सोमवार को हत्या मामले में आरोपी को निशानदेही पर लेकर गई पुलिस को चकमा देकर हत्या मामले के आरोपी ने अपने पेट में छुरा घोंप दिया और आत्महत्या करने का प्रयास किया था, जिसे गंभीर रूप से घायल बीरी सिंह उर्फ मातवर को पुलिस ने पीएससी पदवाहन में फर्स्ट एड देने के उपरांत क्षेत्रीय अस्पताल पत्थर में भर्ती करवाया, जहां से उसे जोनल अस्पताल मंडी के लिए रेफर कर दिया गया। घायल आरोपी का अस्पताल में उपचार जारी है। उधर एएसपी मंडी कुलभूषण वर्मा ने खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि बीरी सिंह ने आत्महत्या करने की कोशिश की। बीरी सिंह पर आईपीसी 309 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मंडी डीएसपी को जांच करने के आदेश जारी कर दिए गए कि किन कारणों से उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। बहरहाल मंडी जोनल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। थाना पदर में शनिवार को 46/17 302 के तहत एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें अक्यूज्ड बीरी सिंह ने अपने बड़े भाई सूरज सिंह की कुछ ज़मीनी मामलों को लेकर हत्या कर दी थी और मामले की छानबीन की जा रही थी। इसमें पिछले कल अक्यूज्ड को बीरी सिंह को मौके की निशानदेही के लिए उसके गांव ले जाया गया था, घटनास्थल पर ले जाया गया था, जहां पे अक्यूज्ड ने किसी तेज़ार चीज़ से अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश करी है। उसे तुरंत ZH मंडी शिफ्ट किया गया। उसका इलाज अभी ZH में चल रहा है। अभी इस मामले में एक्यूज द्वारा अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश जो की, उसके तहत थाना पदर उसके खिलाफ धारा 309 IPC में मामला दर्ज किया है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। बता दें कि आरोपी को निशानदेही के लिए दुर्ग गांव लेकर आई थी पुलिस और पुलिस के जवानों को चकमा देकर बाथरूम में ही आत्महत्या की कोशिश की थी, जहां से उसे मंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आत्महत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दुर्ग गांव में शुक्रवार रात को 2 सगे भाइयों के बीच लड़ाई में बड़े भाई सूरज सिंह की हत्या के आरोप में पुलिस रिमांड पर चल रहे आरोपी बीरी सिंह उर्फ मातवर को पुलिस मौका निशानदेही के लिए सोमवार को दुर्ग गांव ले गई थी। बीरी सिंह ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस से शौच जाने का अनुरोध किया। इस बीच वह शौचालय गया और बाद में हाथ धोने बाथरूम चला गया, जहां पर आरोपी का अपना पोल्ट्री फार्म है, जिसका सामान उसने बाथरूम की दीवार पर रखा था। इस दौरान उसने एकदम छुरा उठाया और पेट में घोंप लिया। बहरहाल आरोपी का जोनल अस्पताल मंडी में उपचार चल रहा है।
चलिए रुक कर लेते हैं सुंदरनगर का, जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला का प्रशिक्षु डॉक्टर चरस संग धरा गया और पंजाब रोडवेज की बस से पटियाला से ये चरस ले जा रहा था। कैलिफोर्निया में रहता है आरोपी सुखमित ढिल्लो का परिवार, यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के दोस्तों की मांग पर कुल्लू से पटियाला के लिए ले जा रहा था और नशा एक हफ्ते के भीतर जिला पुलिस ने 11 मामलों में पकड़ी है अभी तक चरस। एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर में जब बस को जांच के लिए रोका गया तो उसमें एक सीट पर लड़की संग बैठा सवार युवक पुलिस को देख घबरा गया। पुलिस ने जब तलाशी ली तो उसके कब्जे से 90 ग्राम चरस बरामद हुई, जिस पर पुलिस बस को सवारियों सहित थाने ले आई, जहां पर जरूरी कार्यवाही अमल में लाए जाने के उपरांत बस व उसमें सवार सभी को जाने दिया गया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। कॉलोनी पुलिस स्टेशन स्टाफ द्वारा नाका लगाया गया था, जिसमें बस की छानबीन करने पर एक बस से एक पंजाब के युवक से 90 ग्राम चरस बरामद की है। इसमें कॉलोनी थाना में धारा 20 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की छानबीन चल रही है। चरस के खिलाफ और नारकोटिक्स सब्सटेंस के खिलाफ जिला पुलिस द्वारा छेड़ी गई मुहिम में अभी इस हफ्ते में एक स्पेशल कैंपेन चलाया गया था, जिसमें जिला मंडी पुलिस द्वारा एक हफ्ते के अंदर 11 चरस के केसेस बरामद करने में सफलता प्राप्त की। बता दें कि 23 वर्षीय आरोपी युवक सुखमित ढिल्लो पुत्र शेर सिंह मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है और इसका परिवार आजकल कैलिफोर्निया में रह रहा है। युवक यह नशा मेडिकल कॉलेज के दोस्तों की मांग पर कुल्लू से पटियाला ले जा रहा था। गौर है कि मंडी में एक हफ्ते के भीतर पुलिस ने 11 मामलों में चरस पकड़ने में सफलता हासिल की है। ऑनलाइन दवा बिक्री का विरोध कर रहे दवा विक्रेताओं ने मंगलवार को प्रदेश भर में मेडिकल स्टोर बंद रखे। हालांकि दवा विक्रेताओं को इससे कुछ फर्क पड़ा हो या नहीं, लेकिन जरूरतमंद लोग इस बंद से खासे प्रभावित दिखे। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर जिला भर में केमिस्ट की दुकानें बंद रही। एक रिपोर्ट। लोगों द्वारा ऑनलाइन दवाइयों के खरीदने से जहां केमिस्टों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दुकानदारों ने ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया, जिसके विरोध में उन्होंने ADM विवेक चंदेल को ज्ञापन पत्र सौंपा। ज्ञापन के दौरान केमिस्टों ने बताया कि बंद का जो आह्वान यहाँ डिस्ट्रिक्ट मंडी में हम सारे केमिस्टों ने किया हुआ है। हमारी कुछ एक मांगे हैं, जैसे दवा की दुकान बंद क्यों है, तो इसमें ऑनलाइन ही फार्मेसी ई पोर्टल का विचार केमिस्टों को कभी भी स्वीकार नहीं है और ई पोर्टल नीति से भारत वर्ष में दवाओं पर होगा कमी महसूस होगी, तो ई पोर्टल नीति के विरुद्ध है और दवा मूल्य नियंत्रण नीति में केमिस्टों का शोषण कभी भी स्वीकार नहीं होगा और केंद्रीय दवा कानून संशोधन में दवा विक्रेताओं का जो विचार हो वह स्वीकार करीब 8.5 लाख केमिस्ट और 50 लाख कर्मचारी जो है ये सारे इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये जितने भी जैसे ऑनलाइन फार्मेसी है, डायरेक्ट जैसे कोई दवाई मिल रही है, तो हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। दुकानदारों ने कहा कि ऑनलाइन फार्मेसी की वजह से जहां ड्रग्स को बढ़ावा मिलेगा, वहीं सोसाइटी भी नशे की वजह से खराब हो जाएगी। तो NRX ड्रग्स है, उसमें वो मिसयूज़ होगा उसका, जैसे हमारी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है उसका भी मिसयूज़ होगा, तो ड्रग रेजिस्टेंस जो है सोसाइटी में बढ़ेगी। तो हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं। आज पूरे भारतवर्ष में हम डिस्ट्रिक्ट मंडीज में भी ये हमने एक बंद का आह्वान किया है। देश भर में आज सभी दवा विक्रेता एक दिन की हड़ताल पर है और इसी कड़ी में आज नाहन के भी दवाई विक्रेता जो है हड़ताल पर थे। दवाई विक्रेताओं की हड़ताल के चलते मरीजों को दवाई खरीदने के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाहन स्थित डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज में केवल एक सरकारी दवाई की दुकान खुली रही, जिस पर लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली। नाहन के दवाई विक्रेता राकेश गर्ग ने बताया कि पूरे देश में दवाई विक्रेताओं की हड़ताल के चलते नाहन दवाई विक्रेताओं ने भी अपनी दुकानें बंद करके हड़ताल में भाग लेने का फैसला लिया। गर्ग ने कहा कि दवाई की ऑनलाइन बिक्री और जो सरकार द्वारा दवाई बेचने के लिए नया कॉन्सेप्ट लाया गया है, उसके विरोध में दवाई विक्रेता हड़ताल पर गए। पर डे कॉलेज बढ़ती जा रही हैं। एक ई फार्मेसी गवर्नमेंट का नया कॉन्सेप्ट आया है
उसके बाय उस लॉ से आप बाय मतलब इंटरनेट से आप परहेज कर सकते हो, उसका हम खिलाफत करते हैं। क्योंकि हमको फार्मासिस्ट की जरूरत होती है, उसमें कोई रिकॉर्ड मेंटेनेंस नहीं है, कोई उसमें क्वालिफाइड पर्सन नहीं होता। जो ऑनलाइन परचेज है आपकी मेडिसिन की, उसमें कोई काउंसलिंग नहीं हो सकती पेशेंट की, और पेशेंट को डोज नहीं बता सकता कोई उसके लिए, इसकी हम खिलाफत करते हैं। दूसरा इन्होंने एक लॉ निकाला है कि आप जो आप परचेज बिल निकालेंगे, तो जो आप बिलिंग करेंगे या मेडिसिन बेचेंगे उसको ऑनलाइन बेचेंगे, और उसके गवर्नमेंट को जाएगी उसकी पहले, फिर वहाँ से यस होगा, फिर आपको फिर आप पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं। स्थानीय निवासी मनीष जैन ने बताया कि आज दवाई विक्रेताओं की सभी दुकानें बंद होने से दवाई खरीदने के लिए केवल एक सरकारी दुकान पर जाना पड़ रहा है, जहां भीड़ ज्यादा है। ऐसे में दवाई लेने के लिए खासा इंतजार करना पड़ रहा है। आज नाहन में सारी मेडिकल की शॉप्स बंद हैं, जिससे बहुत परेशानी हो रही है। सुबह से ये दवाई की पर्ची लेके घूम रहा हूँ। एक ही दुकान खुली है जो हॉस्पिटल के अंदर सरकारी है, उस पर रश ही इतना है कि नंबर आ नहीं सकता। मदर मेरी कैंसर पेशेंट है, उनके लिए यहाँ पे दवाई लेने आया था, बहुत मुश्किल हो रही है, और सरकार को इनका तुरंत कुछ ना कुछ उपाय ढूंढना चाहिए, ताकि ये जो पेशेंट्स के लिए, जो बीमार लोगों के लिए जो असुविधा हो रही है, उससे लोगों को परेशान न होना पड़े। उल्लेखनीय है कि भारत के ज्यादातर शहरों में अब ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी की सुविधाएं शुरू हो चुकी है, जिसके विरोध में सभी दवाई विक्रेता हड़ताल पर है। वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि किस तरह से चल रहा है मोदी फेस्ट। Welcome to Abhilashi Group of Institutions and Abhilashi University, the most vibrant educational group of Himachal Pradesh. Abhilashi Group gives an opportunity to all its students for better learning. Well-developed infrastructure with all facilities. Beautiful campus, vast library, spacious and modern classrooms, high-tech computer labs, well-equipped workshop. Students are enrolled from across the country. Students selected for SDO, junior engineer, pharmacists, drug inspectors in government sector and many in private companies at attractive salary package. यूएस एग्री सीड्स के हाइब्रिड धान बीज लेकर आए हैं आपके लिए US 323 व US 312 किस्म का बीज, जिसमें शामिल है मध्यम व कम अवधि में पकने वाली किस्में, खाने में बेहद स्वादिष्ट। हिमाचल प्रदेश की जलवायु के अनुकूल US 323 व US 312 किस्म हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा प्रमाणित बीज। खेती ऐसी लहराएं जो US एग्री सीड के हाइब्रिड धान बीज लगाए, तो भूल न जाना उच्च गुणवत्ता के US एग्री सीड के US 323 व US 312 धान बीज ही लाना। थोक व परचून के लिए संपर्क करें केडी सीड हाउस BBMB कॉलोनी, सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर जहां पूरे देश में मोदी फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, वहीं मंडी में भी मोदी फेस्ट का दूसरा दिन था, जिसमें राकेश जम्वाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर जम्वाल ने बताया कि जो कार्य मोदी सरकार द्वारा किया गया है वह इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, और क्या क्या गुणगान किए आइए आपको सुनाते हैं जम्वाल की जुबानी। हिंदुस्तान के इतिहास में इस सरकार का जो ये युग है ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आज़ादी के बाद ये पहली ऐसी सरकार है जिसमें 3 वर्ष में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप कहीं भी कोई किसी सरकार के किसी व्यक्ति, किसी मंत्री के ऊपर और कोई भी बड़ा घोटाला इस प्रदेश में नहीं हुआ है। ये इस सरकार की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके साथ साथ हर वर्ग के लिए अनेकों प्रकार की योजनाएं, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, उसके साथ साथ अनेकों प्रकार के विकास के कार्य इन 3 वर्षों में इस देश में हुए। चलिए बात कर लेते हैं अब नारद जयंती की। यानी नारद जयंती से हमारा मतलब है हिंदी पत्रकारिता।
हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य पर सीपीएस सोहनलाल ठाकुर का कहना है कि 191 वर्ष पहले हिंदी पत्रकार की समाज में एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका होती है। देश विदेश में हिंदी पत्रकारिता का प्रभाव है। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले हिंदी पत्रकारिता का बढ़ावा देना और स्वतंत्रता सैलानियों को बड़ा हुआ योगदान भी पत्रकारों का ही एक महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से पत्रकारों का आम जनता के साथ सीधे तौर पर संवाद होता है। बदले परिवेश में भले ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर भी आया है, लेकिन हिंदी पत्रकारिता की अपनी एक अलग ही पहचान है। व्यापक स्तर पर हिंदी पत्रकार और हिंदी समाचारों को लोग पढ़ते हैं। आज़ादी के समय से लेकर बेशक उसमें बहुत आंदोलन हुए, लोगों ने शहादत भी दी, शहीद भी हुए तरह तरह के, लेकिन एक मुख्य रूप से जो हमें आज़ादी दिलाने के लिए एक रोल रहा है, उसमें पत्रकारिता। नारायण जयंती और हिंदी पत्रकारिता दिवस पर आरएसएस ने एक संवाद सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में बिलासपुर के सभी पत्रकार शामिल हुए। सम्मेलन में जहां पत्रकारिता के इतिहास को आपस में साझा किया गया, वहीं वर्तमान दौर की पत्रकारिता पर भी मंथन किया गया। इस सम्मेलन में ब्रह्मांड के सबसे बड़े संवादवाहक और देवी देवताओं के संवादवाहक महर्षि नारद को भी याद किया गया। सम्मेलन में नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा और देशभक्ति के गीतों का भी सुनाया गया। और अभी 12 मई को नारद जयंती के अवसर पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नारद जयंती का कार्यक्रम किया गया। उसी कड़ी में आज राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 30 मई के अवसर पर बिलासपुर के प्रेम सागर होटल में भी पहली बार नारद जयंती का कार्यक्रम मनाया गया है। सभी पत्रकार बंधु और भगिनी इसमें अभिनंदन के पात्र हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। सही बात है कि बहुत अच्छा कार्यक्रम था। होता क्या है कि पत्रकार जो लोग हैं वो काफ़ी व्यस्त रहते हैं और इस तरह के कार्यक्रमों से उनका एक किस्म से मेल मिलाप और मिलन एक दूसरे के साथ बढ़ता है और इसी इस कार्यक्रम का उद्देश्य था पत्रकार मिलन। ऋषि नारद जो हैं वो आदि पत्रकार रहे हैं और ये सब जानते हैं कि वो किस प्रकार किन लोगों में विचरण करते थे। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस दुनिया के पहले पत्रकार देवऋषि नारद जी द्वारा दिखाए गए इस रास्ते पर चले हैं और चलने की ओर अग्रसर हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। मेरे ख्याल से ऐसे कार्यक्रम आगे भी आयोजित होते रहने चाहिए। सुंदरनगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष पवन ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के गठन के 3 साल में मोदी सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। पवन ठाकुर ने कहा कि आज चर्चा चल रही है कि मोदी सरकार के 3 साल बेमिसाल है। उन्होंने पीएम मोदी से पूछा है कि उन्होंने पिछले 3 साल में ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसकी वजह से ये 3 साल पूरे होने को बेमिसाल बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले पीएम मोदी ने देश की जनता के साथ हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार, महंगाई पर रोक, विदेशों से काला धन लाना, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर लगाम लगाने जैसे झूठे वादे किए और जनता को भ्रमित कर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और कोई भी वादा 3 सालों में पूरा नहीं हुआ। आज के समय में महंगाई दुगनी हो चुकी है और एक दाल की कीमत 100 से 150 तक हो चुकी है। वहीं उन्होंने मोदी से पूछा कि जनता को खुले मंच से जवाब दे कि कैसे 3 साल बेमिसाल रहे। एनडीए सरकार के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं और आज जो उन्होंने चर्चा चलाई है कि मोदी के 3 साल बेमिसाल, चाहे वो आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से हो, चाहे दूसरे मीडिया के माध्यम से हो, हमेशा हर कोने में, देश के कोने में ये कह रहे हैं कि जो एनडीए सरकार के 3 साल है वो बेमिसाल है। हम पूछना चाहते हैं मोदी सरकार से कि आपने 3 साल में ऐसा क्या कर दिया कि आपके जो 3 साल वर्ष थे वो बेमिसाल थे। आपने 3 वर्ष पूर्व देश की जनता से जो वादे किए थे वो एक भी पूरा नहीं किया। आपने देश की जनता से कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। इंडिया टुडे का सर्वे है कि 3 वर्ष में 6 लाख लोगों को ही केवल नौकरी दी गई है और उसके विपरीत
जो अपने अर्ध सरकारी क्षेत्र में इंडस्ट्रियों में छंटनी हुई है, अकेले आईटी सेक्टर में 6 लाख लोगों की छंटनी हुई है पूरे भारतवर्ष में। तो हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि कैसे आपके 3 साल बेमिसाल। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आहट महसूस होने लगी है, जिसके साथ ही राजनीतिक दल भी आगामी रणनीति को लेकर मंथन करने लगे हैं। इसी के चलते नाहन में भाजपा युवा मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश प्रभारी गौरव तिवारी द्वारा की गई। कार्यक्रम में जहां युवा मोर्चा के संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई, वहीं 1 यूथ 10 बूथ कार्यक्रम के तहत युवा मोर्चा की कार्य प्रणाली बारे भी योजना बनाई गई। प्रदेश प्रभारी भाजपा युवा मोर्चा गौरव तिवारी ने कहा कि युवा मोर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की योजना के अनुरूप काम करके भाजपा को मजबूत करके हिमाचल में मिशन 60 में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी। तिवारी ने बताया कि युवा मोर्चा की इस तरह की जिला स्तरीय बैठकें हर जिला में आयोजित की जाएगी और युवा मोर्चा आगामी चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। कार्य समिति सिरमौर की बैठक में आए हैं, पहली बार मेरा आना हुआ है प्रभारी बनने के बाद। तो यहाँ पे संगठन के ढांचे को लेकर और 1 बूथ 10 यूथ जो प्रदेश में कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसकी समीक्षा करना, सभी मंडलों का काम कैसा चल रहा है और हमारे जिलाध्यक्षों और सभी मंडल अध्यक्ष और जितने भी जिला के पदाधिकारी हैं उनसे आपस में आगे आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा करना और पार्टी को हम भारतीय जनता युवा मोर्चा कितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करके प्रभावी मजबूत कर सकते हैं उस पर चर्चा करना और बाकी विषयों पर देखना कि विपक्ष की कांग्रेस की जो नीतियाँ चल रही हैं उस पर हमें किस तरह से उनका जवाब देना है। आने वाले समय पर आंदोलन और उनकी भ्रष्ट नीतियों की जानकारी आंदोलनों के मार्फत से जनता को बताएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पार आपको ले चलेंगे नैना देवी, जहां पर आपको बताया जाएगा कि लोग क्यों कर रहे हैं ठेके का विरोध और वहां पर ऐसा क्या हुआ है। शादी ब्याह का सीजन हो या फिर कोई तीज त्योहार, मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में हमेशा ही आभूषणों की चाहवान कुछ नया खरीदने की चाह में पहुंचते हैं। नए नए वैरायटी व नए स्टाइल के गहने एक से एक बढ़कर अनूठे डिजाइनों में आपको यहाँ मिल जाएंगे। 20 सालों से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे हर टाइप की हर वैरायटी मिलती है, डिफरेंट टाइप के डिजाइन है, ऑन टाइम मिलता है और डीलिंग बहुत अच्छी है लोगों की। शादी का सीजन शुरू होते ही रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में ग्राहकों की तादाद देखते ही बन रही है। यह एक ऐसा ज्वेलरी शोरूम है जो मंडी में सालों से भरोसे और नए नए डिजाइन के लिए जाना जाता है। अगर आप भी गहने लेने की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में पहुँचे या फिर संपर्क करें 9418 300005। चलिए रुक कर लेते हैं नैना देवी का। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी के पास ठेका खुलने से श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं ने ठेके का विरोध किया। बता दें कि नैना देवी रज्जुमार्ग के कार्यालय के समीप रातों रात शराब के ठेकेदार ने शराब का ठेका खोल दिया। सुबह जब रज्जुमार्ग के अधिकारी और दुकानदार अपनी दुकानों में गए तो सभी शराब के ठेके को देखकर हैरान हो गए। आखिर रातों रात ठेकेदार ने इसी जगह को क्यों चुना और किसकी अनुमति से, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। उधर रज्जुमार्ग के अधिकारी आर सेठी ने कहा कि ठेकेदार ने ठेका पार्किंग स्थल पर खोल दिया, जो सरेआम यात्रियों की भावनाओं से खिलवाड़ है। आखिर कितने माता के भक्त मां के दर्शनों के लिए आते हैं और इसी पार्किंग स्थल पर शराब का ठेका खोल दिया गया। किसकी अनुमति थी, जबकि यह जगह सारी वन विभाग की है। ऐसे में क्या इसकी अनुमति वन विभाग ने दी?
इस पर रेंज ऑफिस के अधिकारी ने कहा कि विभाग से कोई भी अनुमति नहीं है और शीघ्र ही इस पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और शराब का ठेका यहां से उठा लिया जाएगा। देखिए, आज सुबह से भीड़ लगी हुई है, लोग आ रहे हैं और ये है कि यहाँ पर कई 2-3 किलोमीटर आगे ले जाए तो ठीक है, पर यहाँ पर लोगों ने आके बोला हमको कि ये क्या लगा है। हम बोला साहब पता नहीं, हम पता करने की कोशिश कर। वहीं मां के दर्शनों के लिए पहुंचे मां के भक्तों ने तो सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए। यात्रियों के मुताबिक जिस जगह पर शराब का ठेका खोला गया है वो शराब ठेका ठीक मां के भवन के चरणों के नीचे है, जबकि ये ठेका 4-5 किलोमीटर दूर होना चाहिए। और गुलाटी में अम्बाला से आया हूँ। ये एक धार्मिक स्थल है, यहाँ साथ में ही शराब का ठेका खुल गया जो बड़ा गलत है और धार्मिक भावनाओं को, लोगों की, जनता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। ये ठेका यहाँ नहीं होना चाहिए। जी बोल रहे थे कि यहाँ पे शराब का ठेका नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये धार्मिक जगह है तो धार्मिक जगह पे, धार्मिक स्थल पे शराब का ठेका नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूर पे। हिमाचल में तूफान बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने से भारी नुकसान हुआ। चंबा के तीसा में बिजली गिरने से युवक की मौत हो गई। घटना में महिला भी घायल हुई है। इसके अलावा भैंसों के मरने की भी सूचना है। वहीं कई इलाकों में ओलावृष्टि होने से फसलें तबाह हो गई। शिमला के रामपुर में शाही कोटी मंदिर के साथ लगती पहाड़ी पर बिजली गिरने से 8 मवेशियों की मौत हो गई। उधर कुल्लू, निचार, रोहड़ू सहित अपर के कई क्षेत्रों में ओलों से सेब की फसल को भारी नुकसान की सूचना है। चंबा जिले के अमरोठ धार में बिजली गिरने से बरकत अली, जिसकी उम्र 17 वर्ष बताई जा रही है, पुत्र मीरू निवासी शिलेरा की मौत हो गई। युवक मवेशियों के साथ रह रहा था। हादसा धार नामक स्थान के पास हुआ। यहाँ पर कोई बस्ती नहीं है। गुज्जर समुदाय के लोग गर्मियों के दौरान अपने मवेशियों को लेकर वहाँ रहते हैं। वहीं कुल्लू में भारी ओलावृष्टि से सेब को नुकसान हुआ है। 10 मिनट के भीतर 10 करोड़ का नुकसान आंका गया। ओलों से सेब के साथ पलम और नाशपाती को नुकसान हुआ है। मौसम की सबसे अधिक मार ऊझी घाटी के पतलीकूहल क्षेत्र, मणिकरण घाटी के जलुंगरा और शाट पंचायत के 7 बंजार की तीर्थन और 3 कोठी इलाके में हुई। शिमला के उपमंडल रोहड़ू में मौसम की मार से बागवान बैकफुट पर आ गए। ओलावृष्टि से बागवानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। समरकोट पंचायत सहित सुंगरी, खदराला, नाडू, भलूड़ कई क्षेत्रों में ओलों ने सेब सहित अन्य फसलों को नुकसान पहुंचाया। इधर जिला सोलन में सोमवार को बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिसकी वजह से किसान इस बारिश को मक्की की बिजाई के लिए अच्छा मान रहे हैं। टमाटर, शिमला मिर्च और बैंगन की फसल के लिए यह बारिश से राहत भरी मानी जा रही है। 28 मई को हुई शास्त्री की छठी परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई। दरअसल शिमला जिला के ठियोग में परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में 4 जिला के छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। छात्रों का आरोप है कि यहां 2 परीक्षा केंद्रों में खुलेआम नकल करवाई गई। इन परीक्षा केंद्र में निजी प्रेम पब्लिक स्कूल और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ठियोग शामिल है। आरोप है कि परीक्षा केंद्र के भीतर परीक्षार्थी जहां मोबाइल के जरिए नकल कर रहे थे, वहीं शिक्षकों द्वारा भी परीक्षार्थियों को नकल करवाई जा रही थी। जैसे बच्चों ने जो है काफ़ी वहाँ नकल की है और सब के जो है सब उसमें पास हो रहे हैं। तो इसके लिए इसमें जो जिसने मेहनत कर रखी है उसका जो मेहनत उस पर पानी फिर गया है। इस वजह से सारे आधे बच्चे जो है इस वजह से दुखी है, क्योंकि इसमें सारे बच्चे पास हो रहे हैं। इसमें टीचर जो है बच्चों की हेल्प कर रहे थे। छात्रों ने परीक्षा पर सवाल उठाते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। साथ ही इस बारे में सीएम वीरभद्र सिंह को शिकायत पत्र भेजा है। नेट ये क्या बोलते छात्रों को नेट से सर्च किए हुए प्रश्न बोले जा रहे थे और हमने टीचर को शिकायत की कि ये क्या हो रहा है, मतलब क्या नेट से क्यों सर्च किया जा रहा है पेपर। तो टीचर भी हमारे लिए ये क्या बोलते लड़ाई के लिए तैयार हो गए। और जब हमने इससे पहले कॉल भी की थी हमीरपुर बोर्ड के लिए, उन्होंने भी उससे कोई भी ये हमें एक्शन नहीं लिया। और इससे हम इतने दूर से हम यहाँ से पेपर देने जा रहे थे, फिर भी और 2 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, सालों से तैयारी कर रहे हैं, कोई 3 साल से तैयारी कर रहा है। इससे कोई ये जो लग रहा है उसमें कोई नकल वाले हैं सारे, इसमें धांधलियाँ चल रही है। गौर हो कि पूरे प्रदेश में शास्त्रीय अध्यापक के करीब 236 पद भरे जा रहे हैं।
एएसपी कुलभूषण वर्मा ने कहा कि पंडोह के नजदीक पेट्रोल पंप पर कार्यरत मैनेजर के खिलाफ पेट्रोल पंप मालिक ने 3 लाख रुपए के घोटाले की शिकायत दर्ज करवाई है। मंडी उपकप्तान कुलभूषण वर्मा ने कहा कि मामला सदर थाने में आईपीसी 406 के तहत दर्ज किया गया है और छानबीन शुरू कर ली गई। क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप है जो मैनेजर तैनात था, उसके द्वारा 3 लाख रुपए की राशि का गबन करने का शिकायत प्राप्त हुआ है। इस संबंधित थाना सदर में मामला 406 आईपीसी में दर्ज किया गया है। मामले की छानबीन सदर पुलिस कर। हिमाचल डिपो संचालक समिति की एक बैठक का आयोजन मंडी में किया गया। बैठक की अध्यक्षता समिति के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शर्मा द्वारा की गई। समिति ने डिपो संचालकों को कमीशन की जगह वेतन देने की मांग उठाई। समिति सदस्यों का तर्क था कि डिपो संचालकों को सरकार बहुत कम कमीशन दे रही है, जबकि डिपो संचालकों को काम का बोझ बहुत ज्यादा है। हमारे प्रदेश स्तर की बैठक हुई मंडी में गांधी भवन में, और इस पर जो हमारी डिपो होल्डर की डिपो संचालक समिति की बैठक हुई, इसमें जो चर्चा की गई कि डिपो होल्डर के लिए जो वेतन मिलना चाहिए और शॉप रेंट मिलना चाहिए, और अगर सरकार अगर ये नहीं देती है तो हमारे को 25 से 30% कमीशन होनी चाहिए। और ये जो हमारा आज की मीटिंग में एजेंडा था। बाकी जिस तरह से डिपो संचालक कार्य करते हैं उस तरह से इन लोगों का वेतन भी बढ़ना चाहिए। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HP 24x7। और हाँ, एक जरूरी सूचना, अगर आप लोगों के पास HP 24x7 चैनल के लिए कोई भी खबर है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9857260309। ये चैनल का व्हाट्सएप है और आप इस पर खबर भेज सकते हैं।